Hello students, so today we will be talking about the topic that is going to be life process. Okay, life process की बात करेंगे आज, ठीक है? Now before I talk about the details regarding the chapter life process, we need to know on what basis do we differentiate things as living and things as नॉन लिविंग. कौन सी क्राइटेरिया, कौन सी बेसिस पे आप कोई भी चीज को कंसिडर करोगे कि यार वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है. ठीक है, सो एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन होता है कि लिविंग चीजें जो होती है ना उनमें क्या होता है, दे शो मूवमेंट. ठीक है, और नॉन लिविंग चीजों में देयर इज नो मूवमेंट. ठीक है, एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू आप ऐसा बोलोगे सर ये मूव कर रहा है दैट मीन्स वो लिविंग है, ये मूव नहीं कर रहा है तो ये नॉन लिविंग है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं लिविंग हो गया. ठीक है, बट अगर मैं सो रहा हूं ओके एंड देयर इज नो मूवमेंट, आई एम इन माय डीप स्लीप एंड देयर इज नो मूवमेंट, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि यार डेड है. सो अगर मैं क्लासिफाई करता हूं, मैं बोलता हूं लिविंग चीजें वो होती है जो मूव करती है. सो व्हाट अबाउट व्हेन आई एम स्लीपिंग? सो व्हेन आई एम स्लीपिंग एम आई डेड? ठीक है, अगर उसी तरीके से इफ अ स्टोन इज रोलिंग डाउन फ्रॉम अ माउंटेन, तो स्टोन में क्या है, मूवमेंट इन द स्टोन इज मूविंग, तो आप क्या कंसिडर करोगे कि यार स्टोन इज लिविंग. ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है. ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्लांट्स आर इरेक्ट, तो आप क्या बोलोगे कि प्लांट्स डेड है? प्लांट्स आर लिविंग. ठीक है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस डू यू कंसिडर थिंग्स एज लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो यार मूवमेंट इज नॉट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि चीजें लिविंग है या डेड है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वायरस की, इफ आई टॉक अबाउट वायरस, तो वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होते हैं दे आर इनएक्टिव. They are inactive outside the host or the cell. मतलब inactive means they do not show any movement. Okay, they are inactive, no movement taking place. But the moment they enter the host, okay, वो किसी सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं. okay, तो सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं. तो यहां पे लिखेंगे एक्टिव after entering cell. They become active after entering cell. तो यार यहां पे वायरस क्या कर रहा है? आप बोलोगे सर इनएक्टिव है, मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वायरस डेड है. सेल के अंदर गया तो वायरस लिविंग हो गया? नो, वायरस का जो स्टेटस है लिविंग और डेड का, इट्स कंफ्यूजिंग. ओके, तो वायरस एक पूरा डिफरेंट चीज हो जाती है. ओके, वायरस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है एंड इट्स टोटली डिफरेंट थिंग. Because virus is inactive or dead when it is outside the host or the cell and it is active or living when it enters inside the cell. ठीक है, तो यहां पे वायरस दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, लिविंग और डेड की. ठीक है, बट अगर मुझे कंसिडर करना है समथिंग टू बी एज लिविंग, इफ आई वांट टू कंसिडर समथिंग एज लिविंग, सो इट हैज टू बी कंसिडर्ड ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस. मूवमेंट ऑफ molecules. Okay, molecules are the one which make up the organism. कोई भी चीज बनती है किससे? मॉलिक्यूल से बनती है. So movement of molecules, इसके बेसिस पे I can consider things as living. इसके बेसिस पे मैं कंसिडर करूंगा कोई भी चीज को as living. Okay, for example, there are a lot of molecules moving in my body. There's a lot of molecules moving inside the plants. Okay, but there are not any molecules moving inside the stone. There are no molecules moving inside the soil. So उस basis पे we can term the soil, the stone as non-living and the plant and the human beings or the other animals as moving, as living. ठीक है, समझ में आ गया? तो there should be movement of molecules inside the body. Okay, there should be a continuous. अगर मैं इसको और थोड़ा सा put up करूँ तो I'll put it as continuous movement of molecules inside the organism. So अगर movement हो रहा है continuous तो we'll consider it as a living entity.
समझ में आ गया? वायरस लिविंग एंटिटी में नहीं आता है, बिकॉज वायरस लिविंग भी होता है, डेड भी होता है। बट लिविंग को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो आई टर्म इट एज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां पे होगा? वेयर इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग टू टेक प्लेस? So the movement of the molecules is going to take place inside the लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिस्टम्स अवेलेबल है उस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। जैसे कि आपको पता होगा सेल जो होता है, काफी सारे सेल दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म अ टिश्यू। काफी सारे टिश्यू दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ ऑर्गन। ओके, काफी सारे ऑर्गन्स दे गेट टुगेदर and they form organ system जैसे कि digestive system हो गई, excretory system हो गई। ओके, digestive system में काफी सारे organs होते हैं, stomach है, intestine है, liver है, glands है। तो ये सब क्या बना रहे? सब organ से क्या बना रहे? organ system बना रहे हैं। और organ system क्या बनाएगा? काफी सारी organ system मिल जाएगी तो क्या बनेगा? organism बनेगा। क्या बनेगा? organism बनेगा। तो जो मैंने बात करी movement of molecules, that movement of molecules is taking place in the cell, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको सेटअप दिख रहा है, दिस इज नोन एज दी ऑर्गेनाइज, दिस इज अ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दिस इज अ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज दी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पूरा सेटअप है, इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। तो आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये सिस्टम्स होते हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। और ये फिर ऑर्गेनाइज सिस्टम क्या बनाने वाला है? अलग अलग चीजें बनाने वाला है। जैसे मैंने बताया, इट वुड फॉर्म दी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ये आप दिमाग में डाल लो। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, और मैं उन एनिमल्स का डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बिकॉज एक सेल से तो टिश्यू नहीं बनेगा ना, मेनी सेल्स दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ टिश्यू, मेनी टिश्यूज दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म द ऑर्गन, एंड मेनी ऑर्गन्स दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अपनी बॉडी की बात करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ में आया? सो आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या क्या बनाता है? तो वो बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, इट फॉर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम बनाता है। अपनी बॉडी के अंदर जो पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो क्या बना रहा है? अलग अलग सिस्टम्स बना रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है एंड नर्वस सिस्टम बना रहा है। और इन सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहेगा। इन सिस्टम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहेगा। तो आप देखो, अगर ये सिस्टम्स कंटिन्यूसली काम करती रहेगी तो क्या होगा? इनके अंदर काफी ज्यादा वेयर एंड टेयर आएगा, इनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इनको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सिस्टम्स की ट्रीटमेंट के लिए, इनकी रिपेयरिंग के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, दोज प्रोसेस आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आया? इन प्रोसेस को ठीक करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग डाइजेशन, तो मेरी सिस्टम क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ओके, इफ आई एम कंटिन्यूसली डूइंग एक्सक्रीशन, तो मेरी सिस्टम क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। जैसे कि आपके पास अगर कोई कार है और उस कार को आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, रोज यूज कर रहे हो, रोज आप 10 किलोमीटर चला रहे हो, 10 किलोमीटर चला रहे हो, तो क्या होगा? आपकी कार की लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
आपकी कार के स्ट्रक्चर्स, स्पेयर पार्ट्स के अंदर क्या होगा, काफी सारे वेयर एंड टेयर होने लगेगा, स्पेयर पार्ट्स घिसा जाएंगे, टायर घिसा जाएगा, ओके, वायर खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट योर कार टू रन प्रॉपर्ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कार की सर्विसिंग आपको रेगुलरली करानी पड़ेगी, आपको ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, आपको नए टायर्स डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अपनी बॉडी के अंदर की जो सिस्टम्स है वो कंटिन्यूसली काम करती जाती है, तो वो उनकी हालत खराब हो जाती है। द सिस्टम्स दे गेट वेयर एंड टेयर, काफी ज्यादा उनके अंदर सेल्स की डेथ हो जाती है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, इफ आई नीड टू कीप माय सिस्टम्स एक्टिव रनिंग, आई नीड टू रिपेयर देम, आई नीड टू मेंटेन देम, ठीक है। सो दैट रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग जो है, मेंटेनेंस जो है, ओके, दैट इज डन, ओके, एंड द प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो इन सिस्टम्स को चालू रखने के लिए, मतलब इन सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑर्गेनिज्म को चालू रखने के लिए, इस ऑर्गेनिज्म को ठीक से परफॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेस आप करोगे, ओके, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज द लाइफ प्रोसेस। समझ में आया? समझ में आ गया? सो जितने भी मेरी बॉडी के अंदर सिस्टम्स है, आई नीड टू कीप देम अप टू डेट, आई नीड टू कीप देम मेंटेन्ड, ओके, सो दैट तो मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस अपन करेंगे, दोस आर गोइंग टू बी द लाइफ प्रोसेसेस। The maintenance and repairing of the organism must be done. The maintenance and repairing of the organism must be done for better performance or better functionality of the organism, ठीक है। The maintenance and repairing of the organism must be done for the better performance of the organism. If I'm not keeping my body healthy, if I'm not eating good, if I'm not exercising, तो क्या होगा, मेरी body weak हो जाएगी। And when my body gets weak, I get more prone, मुझे disease होने के chances ज़्यादा है, ठीक है। So the maintenance and repairing of the organism must be done for better performance of the organism, okay. The process that performs the maintenance and repairing, the process that performs the maintenance and repairing task are known as, उन प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया? This life processes would help me to be alive. This life processes would keep my body healthy. ठीक है? Is it clear? So the maintenance and repairing of the organism must be done for better performance or the better health of the organism. तो जो process है, the process that performs the maintenance and the repairing task are known as life processes. Those are termed as life processes. ठीक है? So now we'll talk about what are the life processes. कौन कौन से life processes अपने लिए important है, body के लिए important है, ठीक है? So I hope the definition of life process is clear. So लाइफ प्रोसेस में सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि जितने भी सिस्टम्स है, आपकी बॉडी है, द सिस्टम्स
कंप्राइज द बॉडी। तो बॉडी को काम करने के लिए व्हाट डू यू नीड? यू नीड एनर्जी। ठीक है, बिना खाना खाए आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ईट, एंड दैट इज व्हाट वी डू। मैक्सिमम टाइम अपन क्या करते? खाते रहते। सो व्हेन यू ईट, व्हाट योर बॉडी डज, योर बॉडी टेक्स आउट एनर्जी आउट ऑफ इट, और उस एनर्जी को यूज करके आपकी बॉडी क्या करती है? काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यू नो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी पता है कि एनर्जी क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो द ह्यूमन बॉडी और द एनी एनिमल बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी, वी आर ओनली एबल टू ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इनटू द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग external source of energy inside the body। समझ में आया? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी। आप जो खाना खाते हो, फॉर एग्जाम्पल रोटी बनी है या दाल चावल बना, आपने खाया, तो आपने खाया तो वो चीजें आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुई, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा कहा जाए ना, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाया करो, बिकॉज जितना हेल्दी आप खाना खाओगे उतना अच्छा आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। सो न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड बॉडी। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बोला है, इसमें आप क्या कंज्यूम करते हो? तो व्हाट वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप दाल चावल खाते हो, आप रोटी सब्जी खाते हो, आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, दैट इज उनके पास जो एनर्जी होती है, बर्गर के अंदर जो एनर्जी है, दाल चावल के अंदर जो एनर्जी है, जो ट्रैप्ड एनर्जी है, उसको आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो जो भी अपना एक्सटर्नल सोर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स इज कार्बन बेस्ड। मेजॉरिटी जो अपनी डाइट है, जो खाना है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या चीज है? ग्लूकोज। सो मैक्सिमम ऑफ आवर फूड कंटेन्स ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में आप देख रहे हो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज गोइंग टू बी दी कार्बन। जितनी भी डाइट आप कंज्यूम करोगे उसके अंदर कार्बन सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, बट कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है अपना, दैट इज बेसिकली कार्बन बेस्ड। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो एनर्जी ट्रैप्ड है, ओके, जो एनर्जी ट्रैप्ड है इसके अंदर, इस एनर्जी को आपकी बॉडी क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी इनटू समथिंग यूजेबल। अपनी बॉडी काम करती है केमिकल एनर्जी पे, तो बॉडी वर्क्स ऑन केमिकल एनर्जी। तो ग्लूकोज से केमिकल एनर्जी बनाई और उसको अपनी बॉडी यूज करेगी। सो इज इट क्लियर? सो न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी। ओके, जनरली द एक्सटर्नल सोर्स जो अपन कंज्यूम करते हैं दैट इज कार्बन बेस्ड। तो एक एग्जांपल मैंने लिया ग्लूकोज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स। Depending on complexity of food source, depending on the complexity of food source, क्या होता है?
न्यूट्रिशन प्रोसेस डिफर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ईटिंग अ कॉम्प्लेक्स फूड, पिज्जा इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, तो उसका जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, उसका जो अपटेक का प्रोसेस है, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड सोर्स, द न्यूट्रिशन प्रोसेस डिफर्स. ठीक है. क्लियर है. सो ये जो न्यूट्रिशन है किस काम में आने वाला है? What would it help to do? So that is going to help my body for the growth. That is going to help me for my growth. Plus जो अपन बात कर रहे थे, मेंटेनेंस. ओके, मेंटेनेंस का जो काम होगा, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड मेंटेनेंस का जो काम होगा, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द न्यूट्रिशन. प्लस दूसरी कौन सी बात होती है? रिपेयरिंग. ओके, सो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो खाना अपन ने खाया है, उस एनर्जी से आपकी बॉडी क्या करेगी? खुद का ध्यान रखेगी, खुद को मेंटेन करके रखेगी. जो भी रिपेयरिंग का काम है वो रिपेयरिंग का काम करेगी, और ग्रोथ में भी वो एनर्जी काम में आएगी. है ना. पर्सन इज नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, या पर्सन जिसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रो भी नहीं कर पाता है. द बॉडी डजंट ग्रो. ठीक है. सो अभी तक मैंने क्या बोला आपको कि यार आप खाना खा रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. ठीक है. अब क्या बात करेंगे? उस खाने में से एनर्जी निकालना. So first was nutrition. The second step is respiration. क्या है? Respiration. So what is respiration? तो मैं बोलूंगा conversion of external source of energy into the usable source of energy, into usable energy, into usable energy. जो भी सोर्स है बाहर का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सनलाइट में खड़ा हूं, तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल इन द मोमेंट ऑफ माई बॉडी. I need to convert that energy into the usable form of my body. समझ में आ रहा है? So respiration में क्या किया जाता है? conversion किया जाता है, conversion of the external source of energy into the usable energy. ठीक है. जैसे कि मैं बता रहा था ग्लूकोज, तो यहां पे क्या किया जाएगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा. ओके. और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपन यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन. दैट इज ऑक्सीजन. सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी एनर्जी. दैट इज गोइंग टू बी एनर्जी. एंड द ह्यूमन बॉडी और द एनिमल बॉडी वर्क्स ऑन द केमिकल एनर्जी. किस पे काम करती है? केमिकल एनर्जी पे काम करती है. और इस केमिकल एनर्जी का नाम है एटीपी. दिस इज अ केमिकल एनर्जी ऑन विच द ह्यूमन बॉडी और द सेल वर्क्स. समझ में आ गया? तो रेस्पिरेशन में क्या किया जा रहा है? जो भी खाना, जो भी न्यूट्रिशन आपने लिया था, उस न्यूट्रिशन का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. और उसमें से एनर्जी निकाली जा रही है. ये एनर्जी काफी सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज में काम में आने वाली है. ठीक है. तो मैं मेंशन कर देता हूं. सो यहां पे मिला कन्वर्जन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. तो यहां पे एक्सटर्नल सोर्स कौन सा हो गया? ग्लूकोज हो गया. ऑफ एनर्जी इनटू द यूजेबल सोर्स, यूजेबल एनर्जी, दैट इज एटीपी. तो मैं लिख देता हूं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, with the help of oxygen, glucose undergoes. ऑक्सीजन यूज किया अपन, इसलिए वी टर्म इट एज द एरोबिक रेस्पिरेशन.
ग्लूकोज अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पे आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन यूज किया गया, ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड। When you inhale ऑक्सीजन। काफी लोगों को पूछा जाता है कि यार व्हाई डू यू, आप ऑक्सीजन किस काम में आता है, तो सब लोग बोलते हैं जिंदा रहने के लिए। ऑब्वियसली जिंदा रहने के लिए काम में आता है, बट इट इज एक्चुअली यूज टू टेक आउट द एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। वो ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने का काम करता है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। विदाउट ऑक्सीजन अगर आप जितना भी खाना खाओगे उस खाने में से एनर्जी नहीं निकलेगा। आप जितना भी न्यूट्रिशन लोगे आपकी बॉडी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट इज द रीजन ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन काम में आता है, यस करेक्ट, बट टू बी मोर स्पेसिफिक आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन इज यूजफुल इन टेकिंग आउट द एनर्जी आउट ऑफ द ग्लूकोज। और जब आपने जो खाना खाया उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी और उस एनर्जी को आपकी बॉडी यूज करेगी, एंड दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज द केमिकल एनर्जी। ओके, कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। समझ में आ गया। सो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज अंडरगोज एरोबिक, एरोबिक वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन यूज किया है यहाँ पे। सो इट अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो एनर्जी कौन सी बनी थी, एटीपी बना था। ATP is what? It's a chemical energy जो अपनी बॉडी में काम में आती है। मेरी बॉडी सोलर एनर्जी पे काम नहीं करेगी, ठीक है, मेरी बॉडी काम करेगी केमिकल एनर्जी पे। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम नहीं करते हो, आप केमिकल एनर्जी पे काम करते हो। सो एटीपी के अगर फुल फॉर्म की बात करूं, सो दैट इज एडिनोसाइन फॉस्फेट। इट इज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे, एंड नॉर्मल टर्म्स में इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी currency of the body or the cell. It is termed as the energy currency of the cell. That means if my heart needs to pump, okay, if my digestive system needs to work, if I need to walk, if I need to talk, my body should have ATP. That is a chemical energy. और ATP कहां से मिलेगा? इस ATP को निकाला जाएगा ऑक्सीजन की मदद से। कहां से? खाने में से। जो न्यूट्रिशन लिया जाएगा उसमें से इसको निकाला जाएगा। क्लियर है? सो अगर आप एटीपी प्रोड्यूसिंग वाला प्रोडक्शन वाला काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हो तो वी टर्म इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हो we term it as anaerobic respiration, okay, in absence of oxygen. In absence of oxygen. ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल एंड इजी। तो नाउ यू हैव एन आइडिया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में जो खाना आपने कंज्यूम किया था, जो न्यूट्रिशन आपने लिया था, उस न्यूट्रिशन में से एनर्जी निकाली जाएगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, एंड फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग आप बोल सकते हो फॉर द बॉडी। ठीक है, और यहां पे जैसे कि मैंने बोला ऑक्सीजन यूज किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन जो यूज किया जाता है, दिस ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो मैंने अभी बात करी, वी ब्रीथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो यहां पे इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इट हैज बीन टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं रेस्पिरेशन में, दोस आर टर्म्ड एज रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दे आर टर्म्ड एज रिडक्शन and oxidation reactions. ठीक है, that would lead to the formation of, क्या बनाना है आपको लास्ट में, तो आपको ATP बनाना है। that would lead to the formation of chemical energy, that is ATP. ठीक है,
न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा था, फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने देखा न्यूट्रिशन, तो मैं न्यूट्रिशन में आपको एक और बात बताता हूं, नॉट इन डिटेल्स फॉर नाउ। जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, जैसे मैंने बोला डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन क्या करेगा, डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव autotrophic nutrition. There is autotrophic nutrition and there is heterotrophic nutrition. क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर नहीं पता इट्स ओके, विल डिस्कस इट इन द लेटर लेक्चर्स। बट फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। उसी टाइप से अगर मैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके, मैं विल मेंशन इट फर्स्ट, प्रोड्यूस ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है, तो दैट न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ठीक है, जैसे कि वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड, आप अपना खाना नहीं बना सकते हो। ओके, यू नीड सब्जी, यू नीड आटा टू मेक द फूड, और आटा सब्जी कहां से आने वाली, इट इज कमिंग फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर प्लांट्स, दे कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, गेटिंग एन आइडिया। ठीक है, so we are not able to make our own food, we are dependent on the plant, so we are termed as heterotrophic nutrition. But if I talk about plant is not dependent on other organism, plant takes up the solar energy and makes its own food. तो प्लांट क्या हो गया, प्लांट खुद का खाना बनाता है, इसलिए प्लांट को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक है। और अपन खुद का खाना नहीं बनाते, एनिमल्स भी खुद का खाना नहीं बना पाते, so we are termed as heterotrophic. So we have three categories in heterotrophic. We have यहां पे लिखता हूं मैं, वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन, वी हैव सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड वी हैव पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीन टाइप के न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इनके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना पता होना चाहिए कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, एंड ऑटोट्रॉफिक में तो एक ही है, नो फर्दर डिविजन्स। समझ में आ गया, सिंपल एंड इजी। ओके, सो थर्ड प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, तो यार मैंने बोला कि वी रिक्वायर फूड, वी रिक्वायर न्यूट्रिशन। तो जो भी न्यूट्रिशन आपने खाना खाया है, वो न्यूट्रिशन आपके हर एक ऑर्गन, आपके हर एक सेल के पास डिलीवर होना चाहिए। इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। सो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ में आ गया, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी रिक्वायर्स फूड। ओके, तो आपने तो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद डाइजेशन हो गया, सो डाइजेशन होने के बाद जो सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म हुए, आफ्टर डाइजेशन द सिंपल कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल्स और टिश्यू, दैट इज नोन, दैट इज डन बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो मैं लिखूंगा आफ्टर डाइजेशन various simple compounds which are formed are delivered
to each and every cell in the body. आपकी बॉडी के हर एक सेल को सिंपल फूड, सिंपल कंपाउंड या फिर सिंपल फूड which are formed are delivered to each and every cell in the body. Okay, किसके थ्रू हो रहा है? So this is taking place with the help of transport system. So after digestion होने के बाद जो simple food form हुआ है, various simple food which are formed are delivered to each and every cell in the body. क्यों? क्योंकि सेल क्या करेंगे? Cell would perform cellular respiration या फिर aerobic respiration and produce what? और क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे. क्या बनाएंगे? ATP, जो अपने बात पहले कर ली थी. But first you need to transport the food to the cells. So transport कौन करेगा? Transport system करेगी. और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज ब्लड. आपने देखा ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ओके, सो ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो व्हाट इज इट कैरिंग? सो इट कैरीज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से एक है सिंपल फूड. सिंपल फूड क्यों कैरी कर रहा है? सो दैट इट कैन डिलीवर इट टू वेरियस सेल्स. ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में ग्लूकोज. ग्लूकोज, ठीक है. और क्या कैरी करता है? तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज कैरी करता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का काम तो आपको पता है, ऑक्सीजन किस काम में आने वाला है? ऑक्सीजन कैरी करेगा. और एक और चीज कैरी करता है, दैट इज वेस्ट. काफी सारा वेस्ट जो आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. आई विल पुट इट एज टू बी मोर स्पेसिफिक. कौन सा वेस्ट है ये? दिस वेस्ट इज द सेल्यूलर वेस्ट. दिस वेस्ट इज द सेल्यूलर वेस्ट. ठीक है. डाइजेशन के टाइम पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकाल देगी. डाइजेशन के टाइम पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकाल देगी. और ये वाला जो वेस्ट है, सेल्यूलर वेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ यूरिन. जो आप यूरिनेट करोगे उसके थ्रू ये सेल्यूलर वेस्ट बाहर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल है, इजी. सो ट्रांसपोर्टेशन में क्लियर हो गया. ठीक है. सो ब्लड जो अपनी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है? इट इज ट्रांसपोर्टिंग सिंपल फूड्स, ऑक्सीजन एंड सेल्यूलर वेस्ट. ठीक है. एवरी सेल ऑफ अ बॉडी इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. अपनी बॉडी जो है वो इतने सारे सेल से बनी है और हर एक सेल एक इंडिविजुअल सेल है जो क्या कर सकता है, जो खाने से एनर्जी निकाल के खुद सर्वाइव कर सकता है. अगर आप उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहोगे सेल को, तो व्हाट इट वुड डू इज इट वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड मल्टीप्लाई, अपना नंबर बढ़ा सकता है. ठीक है. सो द लास्ट स्टेप इज एक्सक्रीशन. सो द लास्ट स्टेप इज एक्सक्रीशन. तो जो मैंने अभी बात करी थी, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनेंगे, इट हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. So during the process of digestion या during the process of respiration, the waste compounds, the waste products which are formed, they have to be taken out of the body, and that is done by the excretory system. ठीक है. The end products of digestion या फिर दूसरा टर्म आप बोलो तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आर टेकन आउट. To be more specific, I'll put it as some of the end products. Some of the end products of digestion or cellular respiration are needs to be taken out, because अगर इनको बॉडी में रखेंगे they would
they would work as a toxic material. Okay, so some of the end products, not all, some of the end products of digestion or cellular respiration are toxic, are not good for the body, are toxic. So they need to be taken out, need to be taken out. ठीक है, आपको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पाएगी. ठीक है, सो इट हैज टू बी टेकन आउट. तो कौन से प्रोसेस के थ्रू से बाहर निकालेंगे? सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन आउट थ्रू एक्सक्रीटरी, दैट इज गोइंग टू बी टेकन आउट थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, एक्सक्रीशन कौन करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगी. क्यों एक्सक्रीशन करना है? बिकॉज सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल बट सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर टॉक्सिक. ओके, सो दे नीड टू बी टेकन आउट. अगर ये चीजें आपकी बॉडी में जमा होने लगेगी तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी. बॉडी वोंट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, सो दे नीड टू बी टेकन आउट ऑफ द बॉडी. सो दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? सो व्हाट आर दी लाइफ प्रोसेसेस? ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है, वो स्टेप्स है, वो मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को क्या करोगे? सर्वाइव करके रखोगे, उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करके रखोगे, आपकी बॉडी को हेल्दी रखोगे. सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, दैट इज गोइंग टू बी योर डाइट. आप क्या खाना कंज्यूम कर रहे हो. सेकेंड इज टेकिंग आउट द एनर्जी आउट ऑफ द फूड यू ईट, दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, थर्ड इज जो भी आपने सिंपल फूड बनाया, कॉम्प्लेक्स फूड से जो सिंपल फूड बना डाइजेस्टिव सिस्टम में, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, वेरियस सेल्स. सो दैट स्टेप इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो सेल को फूड मिला, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, ओके, दैट इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो ये जो भी मैंने बातें करी, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये सब प्रोसेस क्या करेंगे? लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे. बट ये जो ऑर्गेनिज्म की अपन ने बात करी यहाँ पे, ये ऑर्गेनिज्म क्या है? ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास तो काफी सारे सेल्स है, इसीलिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. मल्टी सेल्यूलर organism consist of many cells. Many cells होने की वजह से क्या होगा? It is able to form many organ system. वो काफी सारी organ system बना पाएगा. Okay, आपके पास we have specific systems to perform specific function. Okay, blood को transport करने के लिए we have circulatory system, खाने को digest करने के लिए we have digestive system. Okay, signals pass करने के लिए बॉडी में we have the nervous system. So these are all different systems, and these systems are only possible because we are multicellular organisms. We have more than one cell. ठीक है, तो अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके केस में रेस्पिरेशन कैसे होगा, उसके केस में एक्सक्रीशन कैसे होगा, उसके केस में न्यूट्रिशन कैसे लेगा वो. ठीक है, तो in unicellular organisms, in unicellular organisms, ठीक है, the process of, कौन सा प्रोसेस था? फर्स्ट न्यूट्रिशन, process of nutrition, the process of respiration and the process of excretion. ये तीन प्रोसेस जो अभी अपन देखें मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, तो यार ये एनिमल कैसे परफॉर्म करेगा? सो इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय दी is performed by the entire surface
of the membrane. Entire surface of the cell. जैसे ये सेल है, तो ये सेल अपनी सरफेस के थ्रू सिंपल फूड को अंदर भी ले सकता है, ये अपनी सरफेस के थ्रू चीजों को एक्सक्रीट भी कर सकता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इसकी मेम्ब्रेन सेल की सरफेस के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिकॉज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम, यहां पे लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है, ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है। तो अगर ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है तो क्या होगा, न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस, रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन वाला लाइफ प्रोसेस, ये सब सेल किससे परफॉर्म करेगा, इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द सरफेस ऑफ द सेल। सेल की सरफेस जो है वो परफॉर्म करेगी ये सब प्रोसेसेस को, ठीक है, समझ में आ गया। मल्टी सेलुलर एनिमल्स के पास तो काफी सारी सिस्टम्स अवेलेबल है, बट जो यूनिसेल्युलर एनिमल है वो क्या करेगा, अपनी सरफेस के थ्रू चीजों को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, इनटेक करेगा और रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो नाउ विल गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, what criteria do we use to decide whether the organism or whether something is living or alive? Okay, it's alive, ठीक है। तो alive के लिए क्या होना चाहिए, as I mentioned there should be the movement of molecules inside the organism. So visible movements are not important, but molecular movements are important. Okay, कोई चीज मूव कर रही है, that is not important. You cannot consider something as living on the basis of the movement of the hand or movement of the branch or rolling of the stone. You consider things living on the basis of movement of molecules inside the system. कौन से system, digestive system है, excretory system है, उनके basis पे, ठीक है। What are outside raw materials used by an organism? So as I mentioned, outside raw materials जो अपन use करते हैं, that is going to be the carbon based. जैसे आपने सब्जी यूज करी है, आपने रोटी यूज करी है, दाल चावल यूज करे, तो ये सब क्या है, ये वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एज वी आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ये जितने भी सोर्सेस है, ये सोर्सेस क्या है, दिस सोर्सेस आर कार्बन बेस्ड, ठीक है। सो अपना जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड है, न्यूट्रिशन है, दैट इज व्हाट, कार्बन बेस्ड। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? ओके, जैसे मैंने डिस्कस किया, कौन से प्रोसेसेस को वी वुड बी कंसिडरिंग एज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लाइफ और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन है, सेकेंड इज रेस्पिरेशन है, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन है, फोर्थ इज एक्सक्रीशन है, ठीक है। सो दिस आर द 4 प्रोसेसेस दैट आर इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, न्यूट्रिशन जिसके थ्रू आप खाना लोगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को बॉडी के अंदर डालोगे। देन वी हैव रेस्पिरेशन जिसके थ्रू आप उस खाने में से एनर्जी निकालोगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ इज आप उस ट्रांसपोर्टेशन, वो जो फूड मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड में। अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो आपकी बॉडी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पिज्जा को कन्वर्ट करेगी सिंपल फूड में, बिकॉज माई सेल्स आर एबल टू टेक आउट एनर्जी फ्रॉम सिंपल फूड, नॉट द कॉम्प्लेक्स फूड। द सेल्स कैन नॉट टेक आउट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द पिज्जा। द पिज्जा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। पिज्जा इज कॉम्प्लेक्स फूड, सो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपके सेल्स क्या करेंगे, उसमें से एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। सो respiration, transportation and excretion, these are the 4 important life processes. Why there is a controversy about viruses, whether they are alive or not? Okay, as I said, the viruses do not show molecular movement when they are outside the host or outside the living organism. They only show the cellular movement when they are inside the host. वो अगर host के अंदर है तभी वो cellular movement दिखाते हैं, okay, host के बाहर cellular movement नहीं दिखाते। तो अगर सेलुलर मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं तो वी वुड कंसीडर देम एज इफ दे आर डेड, बिकॉज एज आई सेड द सेलुलर मूवमेंट, ओके, आई एम सॉरी, द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर समथिंग एज लिविंग, ठीक है। तो वायरसेस व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉट शोइंग एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ओनली व्हेन दे एंटर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है तभी वो क्या दिखाता है, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए वायरस का कंफ्यूजन है कि यार वो लिविंग है या डेड है,
ठीक है. लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ओके, लिविंग चीजों को, अपने सिस्टम्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को, लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्स. व्हाई? तो इसके एग्जांपल मैं फिर से बोलूंगा. इफ आई हैव अ कार, ओके, उस कार को मैं रोज 10 किलोमीटर चला रहा हूं और मैं चलाते ही जाता हूं, रोज चला रहा हूं, महीना हो गया, साल हो गया, और उसको मैं सर्विस नहीं कराऊंगा, तो क्या होगा? उसके टायर पूरे घिसा जाएंगे, टायर्स वुड गेट वॉर्न आउट, इंजन में वॉर्न आउट हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, ओके, वायरिंग्स डैमेज हो सकती है. सो इफ आई वांट माय कार टू गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करूं अच्छे से, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो फॉर अ सर्विसिंग. आपको कार को सर्विसिंग करानी पड़ती है. कार है या फिर आपकी बाइक है या फिर आपकी साइकिल है, ओके, आपकी साइकिल में आपको ऑयलिंग करानी पड़ती है सो दैट इट फंक्शंस प्रॉपर्ली. ठीक है. सो दैट इज द रीजन व्हाट वी नीड टू डू विद आवर बॉडीज, वी नीड टू मेंटेन देम, वी नीड टू रेगुलेट देम इफ यू वांट आवर बॉडी टू बी हेल्दी एंड फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. समझ में आ गया? Why different organism use different kinds of nutritional process? तो different processes, different complexity of food, different complexity of food जो है उसकी वजह से different nutritional processes use करने पड़ते हैं. It depends on the complexity of the food. Which reaction occurs in the body for the breakdown of molecules? Respiration में आपने पढ़ा कि कौन सा रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन. So redox reactions are taking place inside the body for the formation of energy, that is reduction and oxidation. Transportation system transports waste products, then what is the need for excretory system? Okay, so transport system क्या कर रही है? जैसे आपने बोला, मैंने बोर्ड पे लिखा था कि ब्लड क्या करता है, ब्लड वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, सेलुलर वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, इनसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है दैट इज डन बाय द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट आई नीड टू टेक दैट वेस्ट आउट ऑफ माय बॉडी. सो बॉडी के बाहर निकालने के लिए, निकालना है अगर उस वेस्ट को, तो देयर इज द यूज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाली इतना काम है चीज को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. बट अगर बॉडी से बाहर निकालना है, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है. सो वी हैव डन विद द some of the topics regarding the chapter life processes. ठीक है. मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने ये भी बता दिया कौन कौन से प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आप इस लेक्चर को देखते देखते नोट्स बना लो. ओके, राइट डाउन इन योर बोर्ड, जो भी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करो, एंड वंस यू आर डन विद इट, आप उसके फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we would move ahead and talk about more details regarding the chapter life process. Okay? Chalo, thank you.